हेलो एवरीवन। तो आज के एपिसोड में अपन पढ़ेंगे इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, वो बड़ी नॉर्सेट हो, आरआरबी या फिर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स का कोई भी एग्जाम हो, उसमें इमरजेंसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। 2 4 क्वेश्चन हमेशा इमरजेंसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। उसमें भले ही इमरजेंसी में ट्राइएज से रिलेटेड हो, इमरजेंसी में इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, इंट्यूबेशन से रिलेटेड हो, कुछ वाइटल साइन से रिलेटेड हो, शॉक से रिलेटेड हो, या फिर इमरजेंसी में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो इमेज बेस क्वेश्चन है वहाँ से उठा के हमेशा इमरजेंसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी इमरजेंसी को अपन वन शॉट में क्लियर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इमरजेंसी इन वन शॉट। आज के सेशन की जो अपनी हेडिंग है वो ये है। ओके चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन किसको, इमरजेंसी। इमरजेंसी, अब कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी कैजुअलिटीज़ के टाइम या फिर मल्टीपल कैजुअलिटीज़ हो कहीं पे भी, जैसे ही इमरजेंसी में पेशेंट आपके सामने प्रेजेंट होता है, आपका फर्स्ट रिएक्शन या फिर वहाँ पे जो भी स्टाफ प्रेजेंट है, वो भले डॉक्टर हो, नर्सिंग ऑफिसर्स हो, या फिर अदर कोई रेजिडेंट्स डॉक्टर हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो, उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि वो पेशेंट किस टाइप का, उसको ट्राइएज किया जाए। वो ट्राइएज करेंगे अपन पेशेंट, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, उसको तुरंत यानी कि इमरजेंसी में है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसके माइनर सी इंजरी है, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसको अपन थोड़ी देर वेट करके भी ठीक कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको हाथों हाथ आप सिम्टम्स चेक करके उसको कुछ हेल्थ एजुकेशन देख के वापस घर भेज सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपना इमरजेंसी में रहता है क्या, ट्राइएज। फर्स्ट स्टेप हमेशा इमरजेंसी में क्या रहता है आपका, ट्राइएज। तो ट्राइएज का मतलब क्या होता है, टू शॉट। अपन पेशेंट को, आप मान लीजिए आपके पास में इमरजेंसी में 10 पेशेंट आए, 20 पेशेंट आए, ओके, उस 20 पेशेंट में से किस पेशेंट को सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, किस पेशेंट का ट्रीटमेंट पहले करना है, किस पेशेंट की सर्जरी पहले करनी है, किस पेशेंट की ड्रेसिंग पहले करनी है आपको, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सेलेक्ट करना होता है 20 लोगों में से। ओके, तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, किसको प्रायोरिटी कम देनी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये ट्राइएज से, जिसको बोलते हैं टू सॉर्ट। इट मीन्स कि अपन सॉर्ट आउट करेंगे पेशेंट को कि विच पेशेंट रिक्वायर प्रायोरिटी। तो ट्राइएज का मतलब क्या होगा, मीन्स टू सॉर्ट। अपन क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे उस पेशेंट को, जितने भी आपके पास में पेशेंट आए उनमें से, कि किस पेशेंट को ज़रूरत है पहले ट्रीटमेंट की या फिर प्रायोरिटी की। ये हमेशा यूज किया जाता है जब भी आपके पास में मल्टीपल केसेज आते हैं इमरजेंसी में, जैसे कि 20 पेशेंट आ गए, 30 पेशेंट्स आ गए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किसको प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो यूज इन मास कैजुअलिटीज एंड मल्टीपल कैजुअलिटीज़। इसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, मास कैजुअलिटी या फिर मल्टीपल कैजुअलिटी में, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे केसेस, मान लीजिए कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं भूकंप आ गया, तो वहाँ पे आपके सामने क्या होंगे, बहुत सारे पेशेंट एक साथ में आएंगे, ग्रुप्स में आएंगे, मंच में आएंगे, तो वहाँ पे आपको ये जो मेथड है ट्राइएज यूज़ करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पेशेंट को वहाँ पे प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये कहाँ पे यूज में लिया जाता है, मास कैजुअलिटी या फिर मल्टीपल कैजुअलिटीज़ में। ओके, इसका प्रिंसिपल होता है कि ये जो ट्राइएज है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मीन उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइएज। तो इसका टारगेट ये कि आप कम समय के अंदर जितने ज़्यादा लोग हो सके उसकी लाइफ को सेव कर सकें, जितने कम टाइम में, क्योंकि आप शॉर्ट आउट कर देंगे किस पेशेंट को ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको पहले आप प्रायोरिटी देके जल्दी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी क्या है, लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। तो इसका एक ही टारगेट होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सेव मैनी इन ए लिटल टाइम एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतने कम समय के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचाना, लाइफ को सेव करना। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी अपन कौन सी यूज में लेंगे,
स्ट्रेटजी की बात करें तो अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं स्टार्ट। कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, जिसको अपन निमोनिक लिखते हैं स्टार्ट, START, स्टार्ट निमोनिक से अपन याद रख सकते हैं। स्टार्ट का मतलब होता है सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, यानी कि जल्दी से आप सिंपल से ट्राइएज कर दो कि किस पेशेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट है, किसको माइल्ड की और किसको मॉडरेट की, किसको सीवियर की। फटाफट से जल्दी से ट्राइएज करो और उसको क्या करो, रैपिडली ट्रीट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। तो स्टार्ट मीन्स सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। ओके, सिंपली उसको क्या करो, ट्राइएज में डिवाइड करो और रैपिडली उसको ट्रीट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को सेव किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट मेथड है ये किसके द्वारा यूज में लिया जाता है, तो इट इज ए मेथड used by the first responder। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है इमरजेंसी के अंदर, उसके द्वारा ये मेथड है यूज में लिया जाएगा। वो रिस्पॉन्डर कोई डॉक्टर भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्डर कोई क्या हो सकता है, नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है, वो नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है, और वो ट्राइएज टीम का कोई मेंबर भी हो सकता है, ट्राइएज टीम का कोई मेंबर भी हो सकता है, वो भी डिवाइड कर सकता है। ट्राइएज मेथड यूज में लिया जा सकता है कहाँ पे, एक कैजुअलिटी के अंदर या फिर इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी में इस मेथड को क्या किया जाएगा, यूज में लिया जाएगा। उसके बाद में ये ट्राइएज करते टाइम अपन एक कलर कोडिंग यूज में लेते हैं। वो कलर कोडिंग क्या है, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन इमरजेंसी, कलर कोडिंग इन ट्राइएज या फिर इन इमरजेंसी। क्या करेंगे अपन, क्योंकि आपके पास में मान लीजिए 20, 30, 50, 100 पेशेंट आ गए, 100 लोग आ गए, तो उसको आप ट्राइएज करते जाएंगे, लेकिन ट्राइएज करेंगे फिर उसको डिवाइड कैसे करेंगे, कैसा पता चलेगा कि आपने इसको डिवाइड किया, क्योंकि जब तक आप 1 से स्टार्ट करेंगे 50 तक जाएंगे, पीछे वाले को भूल जाएंगे। तो आपके पास में क्या रहेगा, एक ID बैंड रहेगा, ब्रेसलेट टाइप में ID बैंड रहेगा। ओके, वो उसके ऊपर वो अलग अलग कलर का होगा। तो आप जो पेशेंट आपको जिस कैटेगरी में लगेगा, उस कैटेगरी का आप उस पर क्या कर दोगे, वो ID बैंड है वो रैप कर दोगे, वो उसके ऊपर हाथ के ऊपर या फिर जहाँ कहीं पे भी जैसे एक्सट्रीमिटी के ऊपर हो गया तो उसको क्या कर दोगे, बांध दोगे। तो उस तरीके से वो कैटेगराइज हो जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो वो कलर कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे डिवाइड करते हैं, वो कलर कोडिंग किस तरीके से यूज में ली जाती है ट्राइएज में। तो फर्स्ट वन होता है कौन सा, रेड कलर। ट्राइएज में फर्स्ट कलर कौन सा होता है, रेड। रेड के अंदर आप कौन से पेशेंट को इंक्लूड करेंगे, यानी कि रेड कलर का जो ID बैंड होगा वो आप किस पेशेंट को, किस पर्सन को बांधेंगे। ओके, जिसको ज़रूरत हो इमीडिएट, इसको अपन बोलेंगे क्या, जिसको ज़रूरत हो इमीडिएट पेशेंट की, इसको क्या बोलेंगे अपन, इमीडिएट। इसके अंदर कौन सा पेशेंट आएगा, मोस्ट क्रिटिकल एंड इंजर्ड पेशेंट। इसके अंदर वो पेशेंट आएगा जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा इंजर्ड है, जिसको सबसे ज़्यादा इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट है, जिसको क्या है, इमीडिएट केयर इज रिक्वायर्ड, जिसको क्या है, इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट है। चलिए अब बात करें कि एग्जाम्पल की, कि इसके अंदर कौन कौन से पेशेंट आ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि किसी पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अब विद इन सेकेंड या फिर विद इन फ्यू टाइम्स अगर आपने उस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक नहीं किया तो पेशेंट को क्या होगा, वो अपना जो O2 मेंटेन, SpO2 मेंटेन है वो नहीं कर पाएगा और पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो जिस पेशेंट को क्या हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर जिस पेशेंट को क्या हो, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी हो, यानी कि जो ट्रेकिया या फिर ब्रोंकस में कहीं पे भी इंजरी हो तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो किसी पेशेंट को अगर क्या हो, ट्रेकियोब्रोंकस इंजरी हो, या फिर क्या हो, पेशेंट को ओपन
न्यूमोथोरेक्स हो, पेशेंट को क्या हुआ हो, कहीं ब्लंट जो है ब्लंट ट्रॉमा हुआ हो और उस ब्लंट ट्रॉमा की वजह से पेशेंट की जो एयर स्पेस है, कैविटी है चेस्ट की, जो न्यूमो है वहाँ पे क्या हो गया हो, एयर की एंट्री हो गई हो। न्यूमो मीन्स एयर, तो वहाँ पे जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एयर की एंट्री हो जाने की वजह से जो एयर फिल्ड कैविटी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स। तो ये ओपन न्यूमोथोरेक्स हो गया हो क्योंकि ये आपकी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर हमेशा मेंटेन किया हुआ रहता है। जैसे ही उसके अंदर ओपन वुंड हो जाएगा, ब्लंट ट्रॉमा हो जाएगा, तो बाहर की एयर उसके अंदर एंटर हो जाएगी और प्लूरल स्पेस के अंदर एयर फिल होगी तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा और पेशेंट क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ओपन न्यूमोथोरेक्स के पेशेंट को भी अपन किस में रखेंगे, रेड कैटेगरी के अंदर, जिसको क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। या फिर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया हो, या फिर पेशेंट को क्या हो, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। या फिर पेशेंट को हीमोथोरेक्स हो गया हो, हीमो मीन्स ब्लड। या फिर पेशेंट को क्या हो, कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट होता है जो पेशेंट का हार्ट है, हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर है, उस पेरिकार्डियल लेयर के अंदर फ्लूइड फिल हो जाने की वजह से उस लेयर की या फिर जो हार्ट की जो कैविटी है उसकी साइज इंक्रीज हो गई और उसने कंप्रेस कर दिया हो लंग्स को, या फिर उसने कंप्रेस कर दिया हो हार्ट को कंप्रेस कर दिया, तो प्रॉपर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है या फिर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हार्ट और पेशेंट हाइपोटेंशन में जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो कार्डियक टेम्पोनेट को भी आप किस में रखेंगे, इमरजेंसी में। और या फिर एक्यूट सर्कुलेटरी अरेस्ट। अब इसे एक्यूट सर्कुलेटरी अरेस्ट के अंदर सब इंक्लूड हो जाएंगे। अगर पेशेंट को किसी को क्या हुआ हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर पेशेंट ब्लड लॉस की वजह से कोलैप्स हुआ हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ हो और पेशेंट जो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया हो, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा सर्कुलेटरी अरेस्ट के अंदर। ओके, तो ये जितने भी केसेज हैं इन सबको अपन ने इंक्लूड किसके अंदर किया है, रेड कैटेगरी के अंदर। आपको एक बात याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि ये जो फ्लैल सेस्ट होता है, इस फ्लैल सेस्ट को रिसेंटली ही इस इमरजेंसी की कैटेगरी से, रेड कैटेगरी से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। नोट करके लिख देना है कि रिसेंटली फ्लैल सेस्ट वाज removed from this category। रेड कैटेगरी से किसको रिमूव कर दिया गया है, फ्लैल सेस्ट को रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, हेलो कैटेगरी। हेलो कैटेगरी इसके अंदर कौन से पेशेंट को रखेंगे अपन, जो लेस क्रिटिकल हो, जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो। लेस क्रिटिकल कंडीशन, जिनको अपन बोलेंगे कि जिनका ट्रीटमेंट अपन थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट में बी डिलेड। ट्रीटमेंट में बी डिलेड, ओके, डिले कर सकते हैं। पर उस पेशेंट को क्या है, हॉस्पिटल में रखना कंपलसरी है, उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एग्जांपल की बात करें अपन, तो यहाँ पे जैसे कि पेशेंट को क्या हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे कि फ्रैक्चर का पेशेंट है, वो घर पे जाके तो ठीक होगा नहीं, इसलिए डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है। वो घंटे भर 2 घंटे तक वेट भी कर सकता है। ओके, या फिर अगर पेशेंट को क्या हो, मॉडरेट हेड इंजरी, तो उसको रखेंगे अपन हेलो कैटेगरी के अंदर। ओके, फिर बात करें थर्ड वन कैटेगरी। थर्ड वन कैटेगरी कौन सी आएगी, ग्रीन। ग्रीन के अंदर अपन रखेंगे एम्बुलेंट्री पेशेंट को, जो पेशेंट चल सकता है। मान लीजिए हाथ पे नॉर्मली कोई खरोस आ गई है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है, थोड़ा सा कट लगा हुआ हो, उस टाइप के पेशेंट को अपन किस में रखेंगे, ग्रीन कलर के अंदर, एम्बुलेंट्री क्लाइंट। या फिर इसी को बोलते हैं ना वॉकिंग वुंड, यानी कि वुंड तो है लेकिन पेशेंट इजीली वॉक कर सकता है। ओके, नो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, यानी कि जो इंजरी है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है,
यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि माइनर ब्रूसिंग हो गया हो, लेसरेशन हो गया हो, माइनर ब्रूसिंग हो गया हो या फिर लेसरेशन हो गया हो, तो इसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे, ग्रीन के अंदर। नेक्स्ट वन या फिर लास्ट वन की बात करें तो फोर्थ वन कैटेगरी कौन सी रहेगी आपकी, ब्लैक। और अब ब्लैक के अंदर अपन कौन सी कैटेगरी के पेशेंट को रखेंगे, जो पेशेंट या तो मॉरिबुंड हो, यानी कि जो पेशेंट आप कितना भी कोशिश कर लें वो बच नहीं सकता, उसकी जो डेथ है वो श्योर है। ओके, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हो गया, आप कितना भी कोशिश कर लो उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एक दिन चलेगा या आखिर में उसकी डेथ ही होनी। तो मॉरिबुंड क्लाइंट या फिर जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी हो उसको रखेंगे अपन ब्लैक कैटेगरी के अंदर, या तो जिसकी डेथ हो रखी हो एंड मॉरिबुंड क्लाइंट, या फिर जो मरने वाला हो, आप लाख कोशिश कर ले उसको नहीं बचा सकते। ओके, तो इस पेशेंट को रखेंगे अपन ब्लैक के अंदर। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, जो ट्राइएज मेथड था, ट्राइएज मेथड को यूज करते हुए कैटेगराइज कर दिया पेशेंट्स को। चलिए, अब अगर बात करें अपन की जो प्रायोरिटी प्रोटोकॉल है वो अलग अलग जो गाइडलाइन दी गई है ATLS के द्वारा या फिर ACLS, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रायोरिटी होगी इन पेशेंट्स के लिए, जो इमरजेंसी वाले पेशेंट है उनके लिए, तो वो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि कोई रेट आपने कर दिया, रेड कैटेगरी के अंदर पेशेंट को डिवाइड कर दिया और रेड कैटेगरी वाला पेशेंट आपके पास में आया, तो आप उस पेशेंट का सबसे पहले क्या मैनेज करेंगे, वो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, फिर प्रायोरिटी सेट की गई है, फिक्स की गई है, उसके लिए गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को अपन पढ़ेंगे। ओके, प्रायोरिटी प्रोटोकॉल। अब प्रायोरिटी प्रोटोकॉल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इन ATLS, अकॉर्डिंग टू द एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की बात करें, एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द ATLS की बात करें तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, ABCD&E। क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी, ABCD&E। A फॉर सबसे पहले आप उस पेशेंट का एयरवे मैनेज करेंगे। ओके, एयरवे मैनेज करने के बाद में उस पेशेंट की क्या करेंगे, ब्रीथिंग को मैनेज करेंगे, ब्रीथिंग को मैनेज करने के बाद में उस पेशेंट का आप सर्कुलेशन को मैनेज करेंगे, सर्कुलेशन मैनेज करने के बाद में डिसेबिलिटी को देखोगे या फिर मैनेज करोगे, डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी के बाद में E फॉर एक्सपोजर, एक्सपोजर को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे या फिर एक्सपोजर को आप मैनेज करोगे। ओके, तो ये तो रहेगा अकॉर्डिंग टू द ATLS, इट मीन्स कि एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ये अलग अलग गाइडलाइन दी हुई है। ओके, इन ACLS, अकॉर्डिंग टू द ACLS बात करें कि एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें। ओके, एडवांस्ड केयर लाइफ सपोर्ट या फिर BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द ACLS या फिर अकॉर्डिंग टू द BLS बात करें तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, तो प्रायोरिटी रहेगी CAB, कैप। ये याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। CAB मीन्स पहले आप मैनेज करेंगे सर्कुलेशन,
देन गो फॉर एयरवे, देन गो फॉर ब्रीथिंग। तो ये टेक्निक किसके अकॉर्डिंग है, BLS के अकॉर्डिंग या फिर ACLS के अकॉर्डिंग, जबकि ATLS के अकॉर्डिंग तो है आपकी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, मिनिमाइज एक्सपोजर। ओके, अगर आप नियोनेट के अंदर रिससिटेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज में लेंगे, इन नियोनेटल रिससिटेशंस की बात करें, इन नियोनेटल रिससिटेशन, तो नियोनेटल में आप कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, TABC मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं आप टेम्परेचर को, देन गो फॉर एयरवे, देन गो फॉर ब्रीथिंग एंड देन गो फॉर सर्कुलेशन। ये टेक्निक यूज करते हैं आप किसके अंदर, नियोनेट्स के अंदर। ओके चलिए, तो अब अपन एक एक करके ये जो गाइडलाइन है इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि इमरजेंसी में आप या तो ATLS यूज़ करेंगे या फिर एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट को यूज़ करेंगे। तो आपके पास में इमरजेंसी में इसलिए ट्रॉमा के पेशेंट आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आप ATLS मेथड को अब पहले यूज़ में लेते हैं, प्रायोरिटी इसको देते हैं ATLS को। तो पहले पढ़ते हैं अपन किसको, ATLS को। ATLS means Advanced Trauma Life Support, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ATLS। ये जो इसकी गाइडलाइन है या ये जो प्रोटोकॉल है ये कब जारी किया गया बात करें तो ये 2008 के अंदर। चलिए, अब इस ATLS के अंदर पेशेंट जैसे ही आपके पास में कैटेगराइज करके रेड कैटेगरी में पेशेंट को डाल दिया और आपके पास में रेड कैटेगरी वाला पेशेंट आया है, तो आप उस पेशेंट को दो तरीके से असेस करोगे, एक तो प्राइमरी सर्वे करोगे और एक सेकेंडरी सर्वे करोगे। अब प्राइमरी सर्वे में के अंदर क्या क्या देखेंगे और सेकेंडरी सर्वे के अंदर क्या क्या देखेंगे, अपन इसको डिस्कस करेंगे। कि प्राइमरी सर्वे मीन्स फटाफट से पेशेंट को असेस करना है, ओके, कि पेशेंट के अंदर क्या क्या दिक्कत हो रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, और उसको जल्दी से रैपिडली क्या करना है, आपको ट्रीट करना है या फिर रैपिडली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ओके, तो फर्स्ट तो क्या होगा, प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे या फिर इसी को बोलते हैं आप इमरजेंसी सर्वे। आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी सर्वे, या फिर इसी को बोलते हैं अपन इमीडिएट सर्वे या फिर शॉर्ट सर्वे। इसी को बोलते हैं इमीडिएट सर्वे और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्वे। चलिए, तो इस शॉर्ट सर्वे के अंदर क्या असेस करेंगे आप, अगर आपके पास में ट्रोमा का पेशेंट आया है तो क्या असेस करेंगे, ABCDE। ओके, तो अगर आपके पास में क्या आया है, if is based on the ABCDE protocol, अगर ABCDE प्रोटोकॉल यानी कि ATLS को आप फॉलो कर रहे हो तो किस तरीके से प्राइमरी सर्वे में क्या क्या देखोगे आप, सबसे पहले ATLS के अकॉर्डिंग देखोगे एयरवे। तो फर्स्ट वन क्या करोगे आप, A फॉर एयरवे मैनेज करोगे, एयरवे प्रोटेक्शन विथ सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन।
चलिए, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा यहाँ पे, एयरवे प्रोटेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, एयरवे प्रोटेक्शन विथ सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन। इट मीन्स कि पेशेंट के एयरवे को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है ताकि पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं हो। तो सबसे पहले एयरवे प्रोटेक्ट करोगे, किसके साथ में, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन के साथ में। अगर पेशेंट ट्रॉमा का पेशेंट है आपके पास में आया तो आप हमेशा उसको सस्पेक्ट करोगे कि कहीं सर्वाइकल इंजरी तो नहीं हो रखी है। ओके क्योंकि अगर पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है तो सर्वाइकल स्पाइन से कौन सी नर्व अराइज होती है, फ्रेनिक नर्व, जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है। डायफ्राम आपका मेन रेस्पिरेटरी मसल है। ओके अगर उस सर्वाइकल स्पाइन को इंजरी है और उसकी वजह से क्या है, सर्वाइकल जो फ्रेनिक नर्व है वो डैमेज हो गई है, और फ्रेनिक नर्व डैमेज होने की वजह से डायफ्राम की जो मसल सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो अफेक्ट हुई है। तो उसकी वजह से डायफ्राम काम करना बंद कर देगा। पेशेंट का क्या है, डायफ्राम काम करना बंद करेगा तो पेशेंट इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं करेगा और पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले अगर ट्रॉमा का पेशेंट है तो उसकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको स्टेबलाइज करते हुए एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि आप अभी तक श्योर नहीं हो कि पेशेंट को जो सर्वाइकल इंजरी है या फिर नहीं है, इसको रूल आउट नहीं किया है आपने, तो हमेशा आपको सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट अगर ट्रॉमा का है तो उसको सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। तो हमेशा आपको क्या करना है, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन के साथ में ही एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। देन गो फॉर बी, then go for B for breathing। यहाँ पे ब्रीथिंग के लिए क्या करोगे, इट कैन असेस्ड बाई, अब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है उसको असेस करने के लिए क्या करोगे, पेशेंट अगर वेंटिलेट कर रहा है, पेशेंट खुद का सेल्फ रेस्पिरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको फील करोगे। आप एब्डोमेन पे हाथ रख के फील करोगे कि पेशेंट रेस्पिरेशन कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसको क्या करोगे, रेस्पिरेटरी जो रेट है उसको काउंट करोगे। वेंटिलेशन को क्या करोगे, काउंट करोगे आप, काउंट रेस्पिरेटरी रेट। ओके या फिर सेकेंड वन क्या करोगे, आप उस पेशेंट का ऑक्सीजनेशन असेस करने के लिए जो SpO2 है उसको मॉनिटर करोगे। मॉनिटर SpO2। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ब्रीथिंग को असेस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, गो फॉर सर्कुलेशन। नेक्स्ट C फॉर सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन के साथ में क्या करोगे, सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम है उसको असेस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को कहीं एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है, हेमरेज तो नहीं हो रहा, तो उसको भी आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। सर्कुलेशन को असेस करते टाइम सर्कुलेशन विथ, तो बोलेंगे अपन हेमरेज कंट्रोल। ओके इसको कैसे असेस करेंगे आप, कैन बी assessed by पेरिफेरल पल्स एंड, या तो पेरिफेरल पल्स के द्वारा, और इसके साथ में आप पेशेंट का सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, SBP सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से भी क्या कर सकते हो, आप असेस कर सकते हो पेशेंट की जो सर्कुलेशन है उसको। तो यहाँ पे सर्कुलेशन को असेस करने के बाद में आप कहाँ पे जाएंगे, D फॉर डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी को आप क्या करोगे, लिमिटेड करोगे, लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए आप क्या करोगे, पेशेंट का GCS असेस करोगे, पेशेंट का जो प्यूपिल रिएक्शन है उसको असेस करोगे। ओके it can be assessed by
ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस GCS एंड प्यूपिल रिएक्शन। GCS से या फिर प्यूपिल जो रिएक्शन है उससे असेस करोगे आप किसको, डिसेबिलिटी को। एंड नेक्स्ट गो फॉर ई। ई मीन्स एक्सपोजर। एक्सपोजर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, या फिर इसको एग्जामिन भी बोल सकते हैं अपन, एग्जामिन। ओके। और इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल का मतलब होता है जो फैक्टर अभी उसके हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना। जैसे कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रहा हो तो उसको वार्म ब्लैंकेट दो या फिर जो वार्मर है वो लगा के उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करो। हाइपोवॉलेमिया हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड दो। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है उसको करोगे आप। तो ये तो असेस करते हैं आप किसके अंदर, प्राइमरी सर्वे के अंदर। फिर जाएंगे आप सेकेंडरी सर्वे के अंदर कि सेकेंडरी सर्वे में क्या क्या असेसमेंट होता है सेकेंडरी सर्वे में, और ये होता कब है। प्राइमरी सर्वे तो जस्ट आपके पास में जैसे ही पेशेंट आपने क्या किया, ट्राइज मेथड से जैसे ही पेशेंट को ट्राइज किया, ट्राइज करने के बाद जैसे ही पेशेंट आपके पास में आया, आप कौन सा मेथड यूज में लोगे उस पेशेंट को एग्जामिन करने का, प्राइमरी सर्वे। और फिर आएगा सेकेंडरी सर्वे, फिर आएगा सेकेंडरी सर्वे। इसको आप बोल सकते हैं डिलेड सर्वे भी, ऑल्सो कॉल्ड डिलेड सर्वे। तो सेकेंडरी सर्वे आप कब करेंगे, प्राइमरी सर्वे करने के बाद में पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया आपने एक बार, या फिर एडमिट कर दिया आईसीयू में कर दिया, ओके कहीं पे भी, या फिर एचडीयू में कर दिया, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटेड है, सब कुछ चल रहा है। फिर आप फैमिली मेम्बर्स को बोला के, या फिर जो भी उसके क्लोज रिलेटिव है उसको बोला के, या फिर खुद पेशेंट से अगर एबल है तो उससे पूरी हिस्ट्री है वो कलेक्ट करोगे कि उसके साथ में क्या इंसिडेंस हुआ, कि और अदर कोई डिजीज है या फिर नहीं है, हाइपरटेंशन हो गया है या फिर कुछ और कोमॉर्बिडीज है या नहीं है। तो डिटेल जो हिस्ट्री होती है उसको बोलेंगे, उसको अपन रखेंगे किसके अंदर, सेकेंडरी सर्वे के अंदर। ओके। इट इंक्लूड डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा या फिर उसके बाद में एक बार स्टेबलाइज करने के बाद में आप और पेशेंट की जैसे कि एक्सट्रीमिटी का एक्सरे हो गया या फिर अदर कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के अदर कुछ इंजरी या फिर अदर कुछ हेल्थ इश्यू तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। ओके, तो सर्च फॉर ऑल अदर इंजरी।
चलिए, तो अपन ने पढ़ा कि प्राइमरी सर्वे के अंदर और सेकेंडरी सर्वे के अंदर अपन किस किस को इंक्लूड करेंगे। तो प्राइमरी सर्वे के अंदर ए बी सी डी ई, एंड सेकेंडरी सर्वे के अंदर अपन क्या करेंगे, डिटेल में पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, और अदर कोई डिजीज है तो उसके लिए क्या करें, उसको क्या करोगे अपन, फाइंड आउट करेंगे अपन। ठीक है, तो अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा डीप में जाके कि प्राइमरी सर्वे के अंदर जो आपने ATLS के अंदर एक्यूट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के अंदर जो मेथड यूज में लिया है उसको कैसे असेस करोगे डिटेल में। तो कैसे असेस करना है आपको, A फॉर प्राइमरी सर्वे। सबसे पहले आप क्या जाएंगे, प्राइमरी सर्वे, और प्राइमरी सर्वे में अपन ने सबसे पहले किसको असेस किया था, एयरवे को। प्राइमरी सर्वे के अंदर सबसे पहले किसको असेस किया था अपन ने, एयरवे को। अब फर्स्ट अपन क्या करेंगे, पेशेंट के एयरवे को असेस करेंगे। ओके, एयरवे को असेस करेंगे। एयरवे को असेस करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पेशेंट को आप आवाज़ लगाएंगे, बताएंगे, उससे बात करेंगे। ओके, अब पेशेंट के बोलने का तरीका या फिर वो स्पीक टू एबल और नॉट, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर पेशेंट इजीली बोल पा रहा है इट मीन्स कि उसका एयरवे ओपन है, नहीं बोल पा रहा है तो वो नहीं बता पाएगा कि उसको आराम से रेस्पिरेट सांस ले पा रहा है या रेस्पिरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो बेस्ट मेथड क्या है, आपको क्या करना है, एयरवे असेसमेंट। बेस्ट मेथड क्या है, एबल टू स्पीक और नॉट। पेशेंट से बात करोगे आप और ये आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट बोल पा रहा है या फिर नहीं बोल पा रहा है। कैसे करोगे, पेशेंट से बात करनी है और ये आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट है, पेशेंट विल एबल टू स्पीक और नॉट, पेशेंट बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि उसका एयरवे कैसा है। क्योंकि अगर बोलेगा तो वो बता देगा कि वो आराम से रेस्पिरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। नहीं बोल रहा है तो फिर आप आगे क्या प्रोसेस करोगे, आगे बढ़ोगे। ओके, देन देखिए यहाँ पे इफ पेशेंट एबल टू स्पीक, यानी कि पेशेंट आराम से बोल पा रहा है, आपसे बात कर रहा है। ओके, इट मीन्स एयरवे इज पेटेंट, पेटेंट एयरवे है। इट मीन्स एयरवे इज पेटेंट। ओके, अगर एयरवे पेटेंट है तो फिर क्या करोगे आप, ए से तुरंत आगे बढ़ोगे, बी की तरफ जाओगे, यानी कि बी फॉर ब्रीथिंग देखोगे, फिर सी फॉर सर्कुलेशन देखोगे। तो अगर एयरवे पेटेंट है तो गो फॉर नेक्स्ट, यानी कि गो फॉर ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। चलिए, लेकिन मान लीजिए आपने असेस किया, पेशेंट से बात की और पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे आप, इफ पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, एंड कोई अदर डेंजर साइन जैसे प्रेजेंट हो, अदर एंड पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, और या फिर एंड डेंजर साइन बोल सकते हैं यहाँ पे, डेंजर साइन इज प्रेजेंट। एक तो पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, ऊपर से डेंजर साइन प्रेजेंट हो। अब आप कहेंगे कि डेंजर साइन क्या है, डेंजर साइन क्या है, तो एक तो मान लीजिए पेशेंट को टैकीकार्डिया है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, इसके साथ में पेशेंट को क्या है, टैकीकार्डिया विथ यूज ऑफ असेसरी मसल्स। ओके, पेशेंट को टैकीकार्डिया है और पेशेंट जब रेस्पिरेट कर रहा है तो वो अपनी असेसरी मसल्स को, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स को भी यूज कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए। इट इज ए डेंजर साइन। इसके साथ में पेशेंट क्या कर रहा है, स्नोरिंग, पेशेंट को स्नोरिंग है, पेशेंट को क्या है, ग्रगलिन है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस है, या फिर हॉर्सनेस की आवाज आ रही है आपको जब वो रेस्पिरेट कर रहा है या फिर बोल रहा है, तो हॉर्सनेस
स्ट्रेडर है, वीजिंग है, या फिर वॉइस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वॉइस चेंजेस। ओके, ये भी डेंजर साइन के अंदर आएगा। ओके, या फिर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, और उसका जो ग्लासकोमा स्केल है वो लेस देन 8 है, GCS इज लेस देन 8। ट्रैकियल डेविएशन है, और क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, साइनोसिस भी प्रेजेंट है। ये सब क्या है, डेंजर साइन है, ये सब डेंजर साइन है। अब आपने क्या किया, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, इसके साथ में डेंजर साइन भी प्रेजेंट है। ओके, डेंजर साइन भी प्रेजेंट है, इट मीन्स कि एयरवे के साथ में पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उसका एयरवे पेटेंट नहीं है। फिर आपको करना है क्या, उस एयरवे को पेटेंट करवाना है, उस एयरवे को सिक्योर करना है। देन सिक्योर एयरवे, आपको उस एयरवे को ठीक करना है। ओके, अब उस एयरवे को ठीक करने से पहले आप उस पेशेंट की क्या करोगे, ओरल कैविटी को एग्जामिन करोगे, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर कहीं ब्लड तो इकट्ठा नहीं हो रखा। ओके, कोई ट्यूमर तो नहीं है। ओके, कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, सीक्रेशंस एक्यूमुलेट तो नहीं हो रखे। इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उस एयरवे को सिक्योर करने से पहले बिफोर द मैनेजमेंट ऑफ एयरवे, आपको क्या करना है, ओरल कैविटी एग्जामिनेशन। ओरल कैविटी को क्या करोगे, आप एग्जामिन करोगे, किसके लिए, शुड बी डन टू रूल आउट फॉरेन बॉडी। कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है ओरल कैविटी के अंदर, उसको असेस करने के लिए। ओके चलिए, ये सब करने के बाद में, आपने ओरल कैविटी को असेस करने के बाद में, अगर कोई एक्यूमुलेशंस है, कोई सक्शन है, कोई सीक्रेशंस है, तो उसको क्या करोगे, आपको सक्शन करना है इमीडिएटली। फिर क्या करोगे, आप सक्शन करोगे इमीडिएटली, सक्शनिंग इमीडिएटली। ओके, सक्शन को इमीडिएट करने के बाद में, सक्शन इमीडिएटली करने के बाद में आपको उस एयरवे को ओपन करना है, एयरवे सिक्योर करना है। इसके लिए आप पेशेंट की जो हेड की पोजीशन है उसको ठीक करोगे, हेड की पोजीशन को। अब एयरवे को ओपन करने के लिए एयरवे ओपन करने के लिए दो मेथड यूज में लिए जाते हैं या फिर उसको बोलते हैं दो मैन्यूवर यूज में लिए जाते हैं। ओके, एक तो मैन्यूवर यूज लोगे आप, कौन सा, हेड टिल्ट सिन लिफ्ट इन नॉन सर्वाइकल इंजरी क्लाइंट। अगर आप कंफर्म है कि पेशेंट को जो सर्वाइकल बोन है या स्पाइनल बोन है सर्वाइकल की, वहाँ की इंजरी नहीं है, अगर आप 100% कंफर्म है, तो ही आप इस मेथड को यूज में लोगे। किस मेथड को, हेड टिल्ट और सिन लिफ्ट मेथड को यूज में लोगे एयरवे ओपन करने के लिए। हेड को टिल्ट करोगे बैकवर्ड में, और सिन को क्या करना है, आपको लिफ्ट करना है। इसको बोलते हैं हेड टिल्ट और सिन लिफ्ट मेथड। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सा मेथड है, ये हेड टिल्ट और सिन लिफ्ट मेथड है। ओके, बात करें कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के मेथड की बात करें तो स्टेप्स कौन से यूज में लेंगे, इसके लिए आपको करना है अप्लाई बैकवर्ड प्रेशर। आपने हैंड को यहाँ पे रख दिया ऑक्सीपिटल एरिया के ऊपर, फ्रंटल एरिया के ऊपर हेड हाथ रख के, एक हाथ से आपको बैकवर्ड क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है ऑन द हेड, प्रेशर ऑन द हेड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा हेड का, एक्सटेंशन। एंड फिर क्या करना है, सिन को करना है लिफ्ट। ये जो सिन है इसको करना है आपको लिफ्ट।
लिफ्टेड। फिर क्या करना है, उसी हैंड से जिस हाथ से आपने सिन को लिफ्ट किया है उसी हैंड से देन पुल द टंग अवे फ्रॉम पोस्टेरियर फेरेंजियल वॉल। ये जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल की तरफ अगर टंग जा चुकी है तो उस टंग को आप एक हैंड से मूवमेंट कराओगे आगे की तरफ यहाँ पे, और ये जो अपना जो थंब है यहाँ पे रख दोगे टंग के ऊपर, ताकि टंग फॉल होके एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो। तो ये होता है मेथड किसके लिए, हेड टिल्ट सिन लिफ्ट का। और हेड टिल्ट किया, सिन लिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है किसके ऊपर, स्पाइनल बोन के ऊपर, सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर। पेशेंट को अगर सस्पेक्टेड है कि उसको स्पाइनल इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, तो यहाँ पे आप ये मेथड यूज में नहीं लोगे। तो कौन सा मेथड यूज में लोगे, वहाँ पे आपको मेथड यूज में रहना है जॉ थ्रस्ट मैनूवर, यानी कि जो हेड टिल्ट सिन मेथड है वो तो यूज में लोगे आप नॉन सर्वाइकल इंजरी वाले पेशेंट के अंदर, जिसको सर्वाइकल बोन की इंजरी नहीं है। लेकिन जिस पेशेंट को सर्वाइकल बोन की इंजरी है वहाँ पे कौन सा मेथड यूज में लेना है, वहाँ पे लेना है आपको जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। वहाँ पे आपको क्या लेना है, जॉ थ्रस्ट मैनूवर यूज में लेना है एयरवे को ओपन करने के लिए इन ट्रोमा एंड सर्वाइकल इंजरी क्लाइंट। ट्रोमा वाले पेशेंट में या फिर जिसको सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड हो वहाँ पे आप जॉ थ्रस्ट मैनूवर यूज में लेंगे। अब जॉ थ्रस्ट में क्या करेंगे, दिस इज द जॉ थ्रस्ट मैनूवर। जॉ थ्रस्ट मैनूवर में आपने क्या किया है, फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया है किसको, जॉ को, और हेड को स्टेबलाइज करते हुए, हेड को तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज पोजीशन में रखा है। ओके, फिंगर्स को आप मैक्सिला बोन के नीचे प्लेस करके यहाँ से थंब से आपने क्या किया है, थंब से प्रोड्यूस किया है जॉ को, माउथ को ओपन किया है ताकि एयरवे क्या हो सके, ओपन हो सके। इसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट मैनूवर। यहाँ पे हेड को बिल्कुल न्यूट्रल पोजिशन में रखा है, यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन में बिल्कुल भी मोमेंट नहीं हुआ है। तो अगर मोमेंट नहीं हुआ है तो पेशेंट को ऑलरेडी अगर डैमेज हो रखी है सर्वाइकल, तो वहाँ पे और ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा सर्वाइकल डैमेज होने का, और जो सर्वाइकल जो फ्रेनिक नर्व है उसको कंप्रेस करने का रिस्क है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे यूज में लेते हैं, फॉरवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ द जॉ, head should be in न्यूट्रल पोजीशन। हेड यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन के अंदर होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड जॉ थ्रस्ट मैनूवर। ये कहाँ पे यूज में लेंगे, अगर जिस पेशेंट को क्या हो ट्रोमा हो या फिर देयर इज ए रिस्क ऑफ सर्वाइकल इंजरी, पेशेंट सस्पेक्टेड होगी उसको सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। तो आप फ्रेनिक नर्व डैमेज नहीं हो, फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को। ओके, और डायफ्राम को अगर सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं होगा, पेशेंट रेस्पिरेटरी क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। चलिए, इसके बाद में आपने जॉ थ्रस्ट मैनूवर यूज में ले लिया। ओके, इसके बाद में आपको इमरजेंसी एयरवे मेंटेन करके रखना है, इमरजेंसी एयरवे मेंटेन करके रखना है। अब इमरजेंसी एयरवे को मेंटेन रखने के लिए आप क्या करेंगे, इमरजेंसी एयरवे को मेंटेन रखने के लिए यहाँ तो आप नेजोफेरेंजियल या फिर ओरोफेरेंजियल एयरवे आते हैं उसको यूज में लोगे। यहाँ तो लोगे आप ओरोफेरेंजियल एयरवे, या फिर लोगे आप और ओरोफेरेंजियल को क्या बोलते हैं आप, ग्यूडल, जिसको ग्यूडल एयरवे भी बोला जाता है।
ऑलरेडी अपन एनेस्थीसिया वाले पोर्शन में इसके इमेज सहित इसकी साइज भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको नीड लगे इन सब के बारे में पढ़ने की तो आप इसी सेक्शन में जाके वीडियो के अंदर अवेलेबल है एनेस्थीसिया वाला पार्ट, उस एनेस्थीसिया के अंदर आपको इसमें इसकी डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आप क्या यूज में लेंगे, ओरोफेरेंजियल या फिर नेजोफेरेंजियल एयरवे आते हैं, उनको क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पे नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज में नहीं लेना है अगर पेशेंट को बेसिलार स्कल फ्रैक्चर है तो। ओके, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर है तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, वहाँ पे आपको ये एयरवे यूज में नहीं लेने हैं। अगर पेशेंट को बेसिलार स्कल फ्रैक्चर नहीं है तो आप यूज में लोगे ओरोफेरेंजियल गुडल एयरवे या फिर नेजोफेरेंजियल। ये क्या करेंगे, टंग फॉल को प्रिवेंट करेंगे, टंग फॉल नहीं होगी तो एयरवे ओपन रहेगा। इसके बाद आप जाएंगे कि पेशेंट को यहाँ तो ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन करो या फिर नेजोट्रेकियल ट्यूब से क्या कर दो, इंट्यूबेट कर दो। ओरोट्रेकियल या फिर नेजोट्रेकियल क्या कर दो, इंट्यूबेशन। ओरोट्रेकियल और नेजोट्रेकियल क्या कर दो, इंट्यूबेट कर दो। अब मान लीजिए इतनी इमरजेंसी है कि पेशेंट को हेड पे सीवियर ट्रॉमा हो रखा है, ब्लीडिंग हो रखी है, आप ओरली या फिर नेजली उसको इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ओरल रूट से या फिर नेजल रूट से, दोनों से आप इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे हो, ट्यूब ही नहीं जा रही है। ओके, फिर क्या करोगे आप, ऐसी इमरजेंसी होगी जिसमें आप इंट्यूबेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इंट्यूबेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है। तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में आप क्या कहाँ जाओगे, क्रिकोथायरोटोमी। क्या करोगे आप, एक तो कर दो आप क्रिकोथायरोटोमी। जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, क्रिकोइड कार्टिलेज, वहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज की जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर एक लार्ज बोर जो निडल आती है, जैसे कि 16 गेज की, 18 गेज की, 14 गेज की, उस निडल को इंसर्ट करके एयरवे को आप ओपन रख सकते हैं। उसको बोलते हैं क्रिकोथायरोटोमी। उसको क्या बोलते हैं, क्रिकोथायरोटोमी। इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से एक सिरिंज के अंदर क्या कर दिया, सलाइन ले लिया, उसके आगे नीडल लगा दी आपने 16 गेज की या फिर 14 गेज की, और ये जो क्रिकोइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको आइडेंटिफाई करके जस्ट थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ये होता है, ठीक है, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इस नीडल को इंसर्ट करोगे और फिर एस्पिरेट करोगे तो आपको ओनली एयर एस्पिरेट होनी चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए। तो आप करोगे कि ये जो है, जो ट्रेकिया के अंदर है, एयरवे के अंदर है। ओके, ट्रेकियल कार्टिलेज, ट्रेकिया के अंदर ये निडल है, फिर आप इस सिरिंज को निकाल दोगे तो एयरवे ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया एक इमरजेंसी वाला मैनेजमेंट। और ये करके फिर आप नेक्स्ट बढ़ोगे कि पेशेंट को डेफिनेटिव एयरवे मैनेज करने के लिए पेशेंट की यहीं पे क्या कर दोगे, ट्रेकियोस्टोमी। फिर करोगे आप डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट बाय ट्रेकियोस्टोमी। डेफिनेटिव एयरवे को कैसे मैनेज करोगे, ट्रेकियोस्टोमी से। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एयरवे को मैनेज किया। अब पेशेंट को आपने इंट्यूबेट करना है या फिर इंट्यूबेट किया है, तो इंट्यूबेशन में कौन कौन से जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ में लेते हैं। वैसे तो मोस्टली अपन ने पढ़ रखे हैं एनेस्थीसिया वाले पार्ट में, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं रिवाइज इसको। ओके, डिवाइसेस कौन कौन से रेडी रखने हैं आपको, डिवाइसेस इन इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस है, फर्स्ट वन आपने देखा होगा एम्बू बैग। ओके, पेशेंट को इंट्यूबेट करते ही सीधा एम्बू बैग लाएंगे और पेशेंट को एम्बू बैग के ऊपर लेंगे। एम्बू बैग, एम्बू की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट।
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ओके, एम्बू बैग। ये कब यूज में लिया जाता है? बैग और मास्क वेंटिलेशन के लिए। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ओके, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली आप पेशेंट को इंट्यूबेट करके ईटी ट्यूब के ऊपर में ये जो एम्बू बैग है इसको प्लेस कर सकते हो, और इस एम्बू बैग को रख के पेशेंट को जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसको आप डिलीवर कर सकते हो पेशेंट के लंग्स तक। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एम्बू बैग। ये हो गया आपका एम्बू बैग। अब अगर एम्बू बैग की कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये जो एम्बू बैग है इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वॉल्यूम की बात करें तो एडल्ट के अंदर इसका वॉल्यूम कितना होगा? एडल्ट के लिए जो एम्बू बैग यूज में लेंगे उसका वॉल्यूम होना चाहिए 1.2 से लेके 1.6 लीटर तक। और इस एडल्ट के लिए जो एम्बू बैग यूज में लोगे उसके साथ में आपको जो हार्ड मास्क होता है, ये जो मास्क लगा हुआ है ये मास्क है, हार्ड मास्क जिसको बोलते हैं, हार्ड मास्क। ओके, ये एम्बू बैग का पार्ट नहीं है। तो ये जो हार्ड मास्क होता है, ये एडल्ट वाले एम्बू बैग के साथ में हार्ड मास्क आपको कितने नंबर का यूज में लेना है? 5 नंबर। ओके, एडल्ट के लिए। अगर आप चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए एम्बू बैग यूज में ले रहे हो तो उसकी साइज होती है, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 500 से लेके 550 ml तक। और उनके लिए जो मास्क की साइज होगी वो होनी चाहिए नंबर 3। जबकि न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट के लिए, न्यूबॉर्न या फिर अगर इन्फेंट है तो उसके लिए इसका वॉल्यूम होता है 250 से लेके 300 ml तक। और ये जो मास्क है इस मास्क की साइज होगी नंबर 1, नंबर 1। ओके, तो जब भी O2 सप्लाई प्रेजेंट नहीं है अगर, तो पेशेंट को आप तुरंत क्या करोगे? इंट्यूबेट करके सीधा इस एम्बू बैग के ऊपर लोगे और इस एम्बू बैग को कंप्रेस करते जाओगे। तो ये यहाँ से वॉल लगा हुआ होगा, उसके थ्रू जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर O2 प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? कैप्चर करेगा और यहाँ से डिलीवर करेगा। फोर्सफुली डिलीवर कर सकते हैं आप O2 को। तो जब भी O2 की सप्लाई इंटरप्ट होती है तब एम्बू बैग यूज में लिया जाता है। चलिए लिख लीजिए इसको भी, तो याद रहेगा इजीली। चलिए, कब यूज में लेते हैं? इमीडिएटली यूज एम्बू whenever O2 सप्लाई इंटरप्ट। जब भी O2 सप्लाई इंटरप्ट होती है आपको क्या करना है? एम्बू बैग यूज में लेना है। ओके, एम्बू बैग के कितने अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें अपन, तो यहाँ पे चलिए ये आपके सामने एम्बू बैग है। ओके, यहाँ पे ये तो फेस मास्क हो गया। दिस इज ए नॉट पार्ट ऑफ द एम्बू बैग, एम्बू बैग का पार्ट नहीं है, ये अलग से यूज में लेते हैं आप। पफ ऑफ वॉल होता है यहाँ पे, पीप वॉल होता है ऊपर, एक्सपेरेटरी वॉल होता है यहाँ पे। ओके, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, ये ऑटोमेटिकली आप इसको डिफ्लेट करोगे ये सेल्फ इन्फ्लेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसका O2 ऑक्सीजन इनलेट ट्यूबिंग्स भी होती है कि अगर आपके पास में O2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे O2 कनेक्ट कर सकते हैं आप। अदरवाइज ये यहाँ से ओपन रहता है और ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंट में O2 है उसको यहाँ पे क्या करता है? रिसीव करता है और फिर आगे डिलीवर करता है। तो ये तो होगी स्ट्रक्चर किसकी? एम्बू बैग की। चलिए, अब अगर किसी पेशेंट को जो ये एम्बू बैग भी अप्लाई करना है और उस पेशेंट को CPR भी साथ में देना है, तो दोनों मेथड कैसे यूज में लेते हैं? एक पर्सन है जो एम्बू बैग को यूज में लेगा, एक पर्सन है जो CPR करेगा। मेथड क्या होगा उसका?
चलिए, तो अपन क्या देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई एम्बू मास्क या फिर एंड एग्यू सीपीआर। एम्बू को कैसे अप्लाई करना है और सीपीआर कैसे देना है। ओके, तो करना क्या है, यूज द लेफ्ट हैंड टू अप्लाई द मास्क। मास्क को अप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड को यूज लेना है ऑन द पेशेंट्स फेस एंड राइट हैंड यूज टू गिव एम्बू। अब राइट हैंड से तो एम्बू को कंप्रेस करना है, लेफ्ट हैंड से उस मास्क को अप्लाई करना है पेशेंट के फेस के ऊपर। ओके, देन खड़ा कहाँ रहना है, पेशेंट के हेड एंड साइड में। ओके, द पर्सन शुड बी स्टैंडिंग एट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के हेड की साइड में यहाँ पे खड़े रहना है डूरिंग द एम्बू। ओके, चलिए, और यहाँ पे बात करें कि जो फेस मास्क होगा उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो थंब और इंडेक्स फिंगर है वो सी शेप का स्ट्रक्चर जो है सी शेप स्ट्रक्चर बना के उस मास्क को क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे थंब एंड इंडेक्स फिंगर make a C shape for apply मास्क को अप्लाई करने के लिए सी शेप की स्ट्रक्चर है वो बनानी है आपको इंडेक्स फिंगर से और थंब से, और जो अदर पर्सन होगा वो क्या करेगा, सीपीआर करेगा। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपन देख रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा आपका, लैरिंगोस्कोप, जिसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनेस्थीसिया वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, लैरिंगोस्कोप, जिसको अपन ऑलरेडी एनेस्थीसिया वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर डिटेल में देखना है, पढ़ना है तो आप एनेस्थीसिया वाला पार्ट देख सकते हैं। ओके, लैरिंगोस्कोप कितने टाइप का, अगर एडल्ट में यूज में लेना है तो मिलर तो लेंगे बच्चों के अंदर, और मैकिन्टॉश एडल्ट के अंदर। मैकिन्टॉश तो लेंगे किसके अंदर, एडल्ट के अंदर यूज, और मिलर वाला लेंगे अपन पेडियाट्रिक्स के अंदर, बच्चों के अंदर पेडियाट्रिक्स यूज में लेंगे। उसके बाद में आपको यूज में लेनी है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब, ओके, एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ में आपको हमेशा कई बार पूछा जा चुका है कि जो कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है उससे ट्यूब का प्रेशर कितना मेंटेन करके रखते हैं। तो नॉर्मल जो कफ प्रेशर होता है वो कितना होता है, नॉर्मल कफ प्रेशर की बात करें तो जो कफ का प्रेशर है आपको 5 to 25 mm ऑफ Hg मेंटेन करके रखना है। ओके, फिर बात करें कि साइज कौन कौन सी और कैसे यूज में लेंगे। साइज होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू द इंटरनल डायमीटर, जो ट्यूब के अंदर का डायमीटर होता है वही एक्चुअल साइज होती है उस ट्यूब की। साइज अकॉर्डिंग टू इंटरनल डायमीटर, जिसको मेजर करते हैं mm के अंदर, मिलीमीटर के अंदर। ओके, रेंज की बात करें कि ट्यूब की रेंजेस क्या होती है, तो ये 2.5 mm से लेके आपकी अवेलेबल होती है 10 mm तक। ओके, अगर एडल्ट मेल है तो उसके अंदर कौन सी यूज में लेंगे, मोस्टली एडल्ट है और वो क्या है, मेल है, तो यूज में लेते हैं 8 से लेके 8.5 mm की।
एडल्ट है और वो फीमेल है तो कौन सी लेंगे, 7.5 से लेके 8 mm की। अगर आपको पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कौन से नंबर की जो ईटी ट्यूब है वो यूज में होती है तो 7.5 mm की। अगर आपको पूछे कि न्यू बर्न के अंदर कौन सी ईटी ट्यूब यूज में लेते हैं तो 3 mm की। देन इन्फेंट के अंदर कौन सी, 3.5 से लेके 4 mm की। ओके, चलिए इंसर्शन लेंथ की जो ईटी ट्यूब होती है वो इंसर्ट कितनी करते हैं, कितने डीप तक जाते हैं, इंसर्शन लेंथ क्या होती है, वो भी आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछा भी गया है 1-2 बार। इंसर्शन लेंथ, इसका एक फार्मूला होता है। नॉर्मल फार्मूला की बात करें तो नॉर्मल फार्मूला तो होता है जो ईटी एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो साइज होती है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपको इंसर्ट करना होता है। ओके, जैसे कि 7 नंबर की ट्यूब है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 21 mm आएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर तक आप उसको क्या करना होता है, आप उसको इंसर्ट करोगे। ओके, चलिए चिल्ड्रन के अंदर बात करें कि बच्चों के अंदर कितना इंसर्ट करना है आपको, तो बच्चों के अंदर एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं एज। ये एज होती है ईयर्स के अंदर, ओके, डिवाइडेड बाई 2 + 12, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर के अंदर। जो नॉर्मल इंसर्ट की लेंथ होती है, जो नॉर्मल कितनी इंसर्ट करते हैं अपन मोटी मोटी बात करें तो मेल के अंदर तो की जाती है 23 सेंटीमीटर, और फीमेल्स के अंदर की जाती है 21 सेंटीमीटर इंसर्ट की जाती है। 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द कैरिना, जो कैरिना होती है वहाँ उसकी लोकेशन रहती है इसकी टिप की। चलिए अभी जो एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट है इसको आप स्टेलाइज कैसे करोगे। एक पेशेंट के अंदर यूज में ले लिया है तो नेक्स्ट पेशेंट के अंदर आप ऐसे ही यूज में नहीं ले सकते, उसको स्टेलाइज करना होगा। ओके, तो स्टेलाइजेशन का मेथड, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स, एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स को स्टेलाइज कैसे करोगे। अगर वो आइटम्स एनेस्थीसिया के क्या है, मेटल के, फॉर मेटेलिक आइटम्स, मेटेलिक्स आइटम्स के लिए तो मेथड यूज में कौन सा लोगे आप, ऑटोक्लेव। ओके, मेटल के आइटम्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हो गया आपका लैरिंगोस्कोप, जैसे कि हो गया आपका जो मेटेलिक स्टाइलेट आता है वो मेटेलिक स्टाइलेट जो ईटी ट्यूब को गाइड करने के लिए यूज में देते हैं, या फिर हो गया टंग डिप्रेसर, या फिर हो गया टंग डिप्रेसर। नेक्स्ट बात करूं तो नॉन मेटेलिक आइटम्स हो गए, जैसे नॉन मेटेलिक आइटम्स जैसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, जैसे कि ओरोफेरिंजियल एयरवे हो गया, जैसे कि लेरेंजियल मास्क एयरवे हो गया। ओके, इन सब को यूज में लेना है तो किससे करोगे आप, इन सब के लिए ईटीओ, इन सब के लिए कौन सा मेथड यूज में लोगे आप, ईटीओ मेथड यूज में लोगे स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। चलिए अगर आपने ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन क्या यूज़ किया है, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप या फिर फाइब्रो ऑप्टिक जो लैरिंगोस्कोप यूज किया है तो उसके लिए क्या यूज में लोगे आप, फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूटेरिहाइड वो आता है साइडेक्स, या फिर ऑर्थो पैराएल्डिहाइड प्रेजेंट में यूज होता है। ओके, फॉर ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप या फिर क्या है फाइब्रो ऑप्टिक
लैरिंगोस्कोप। तो उसके लिए आपको क्या यूज में लेना है, ऑर्थोपैरा एल्डिहाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OPA। ये होता है फर्स्ट चॉइस। ओके, इसके बाद में आता है आपका 2% ग्लूटेर एल्डिहाइड, 2% ग्लूटेर एल्डिहाइड, जिसको आप बोलते हैं साइडेक्स। ये होता है सेकेंड ऑप्शन। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो इक्विपमेंट आपने यूज लिए हैं उसको क्या कर दोगे, आप स्टेराइज कर दोगे।